नमस्कार, देश का नंबर 1 शो साजिश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। साजिश में आज सबसे पहले बात आतंकवाद की आग में झुलसते पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान के मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस में आतंकवादी घुस गए, ताबड़तोड़ फायरिंग की और सामने जो मिला उसे वो मौत के घाट उतारने के लिए उतारू हो गए। जो मिला उसे जलाया, विमान जलाए, किस तरीके से फायरिंग की और जो बच गए उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इन आतंकवादियों ने 3 फाइटर जेट को आग के हवाले भी कर दिया। अब तक की रिपोर्ट में 3 लोगों के मारे जाने की बात सामने आ रही है। पाकिस्तान की सेना एक्शन में आई और बताया कि उसने 9 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। सवाल कई खड़े हो रहे हैं उनमें से कि पाकिस्तान में मारे गए आतंकियों की संख्या क्या है, और सवाल है कि पाकिस्तान में मामूली घटना बन गई आतंकवाद कार्रवाइयों। पाकिस्तान में जिस स्तर पर टेरर अटैक हो रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर आतंकवादियों का कब्जा होगा। चार नवंबर 2023, जगह पाकिस्तान का मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस। घुप अंधेरे में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। सुबह के 4:30 बजे हैं। अचानक गोलियों की बौछार से पूरा इलाका गूंजने लगता है। मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस के अंदर से आग की लपटें और धुआं आता हुआ दिखाई देने लगा। अफरा तफरी मच गई। पाकिस्तान के एयरफोर्स के अधिकारियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। सियासी राजधानी इस्लामाबाद से लेकर रियल आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी तक, लाहौर से पेशावर तक, कराची से जलालाबाद तक सायरन बजने लगे। मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस में दीवार फांद कर आतंकवादी दाखिल हुए और सबसे पहले वहां खड़े 3 लड़ाकू विमानों को आग के हवाले कर दिया। पास में फ्यूल रखा था। तीनों लड़ाकू विमान देखते देखते राख में तब्दील होने लगे। एयरबेस की फोर्स एक्शन में आई और शुरू हो गया आतंकवाद के खिलाफ आतंकवाद को प्रश्रय देने वालों के बीच एनकाउंटर। जिस पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों की सजदे में झुकती है वो अपने पर जब हमला हुआ तो थर्रा गई। खून के प्यासे आतंकवादियों ने 3 लोगों को मार डाला है। पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने बयान में कहा, 4 नवंबर 2023 को दिन के शुरुआती घंटों में पाकिस्तान वायुसेना के मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस एक असफल आतंकवादी हमले की चपेट में आ गया। सैनिकों ने एक्शन लिया और हमले को नाकाम कर दिया गया। ऑपरेशन में सभी 9 आतंकवादियों को पाकिस्तान की सेना ने ढेर कर देने का दावा किया है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान वाली सीमा से सटे इलाके हों या पेशावर या इस्लामाबाद, आतंकवादी पाकिस्तान में कहीं भी, कभी भी, किसी भी वक्त खून खच्चर मचा सकते हैं। इसकी उन्हें आजादी पाकिस्तान के रहनुमाओं ने ही सौंपी है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर हुए हमले की क्रोनोलॉजी समझिए। 3 नवंबर को बलूचिस्तान में आतंकवादी हमला हुआ। 3 नवंबर को ही खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमले में कम से कम 17 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तान में फैली अराजकता उसे आतंकवाद के दलदल में डुबो रही है। पाकिस्तान इस वक्त आतंकवाद की भट्टी में धू जल रहा है। पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था धूल चाट रही है। पाकिस्तान में अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है। पूरा पाकिस्तान खौफ से सहम गया है। आतंकवाद के खूनी पेड़ ने मजहबी चोला ओढ़कर पाकिस्तान को कत्लगाह में तब्दील कर दिया है। हुकूमत खौफ में है, आवाम खौफ में है। आतंकवाद का नंगा नाच जारी है। मियांवाली पाकिस्तान का प्रमुख एयरबेस है जहां F-16 के पायलटों को ट्रेनिंग दी जाती है। पूरा पाकिस्तान आतंकवाद के शैतानी चंगुल में जकड़ा सिसक रहा है। आपको पाकिस्तान में हुए आतंकी हमलों में तेजी की लिस्ट दिखाएं। उससे पहले मियांवाली में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन तहरीके जिहाद पाकिस्तानी यानी TJP की डिटेल देख लीजिए।
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मियांवली एयरबेस पर हमला होता है जिसमें कई सैनिकों की जान जाती है। ऐसे में हम आपको उस आतंकवादी संगठन के बारे में जानकारी देते हैं जिसने इसकी जिम्मेदारी ली है। उस आतंकवादी संगठन का नाम है तहरीक ए जिहाद संगठन, जो अभी अभी गठित हुआ। 4 फरवरी 2023 को इसका गठन होता है। इसके साथ ही बालूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तहरीक ए जिहाद की शरण स्थली मानी जाती है और यह संगठन इलाकों में कई बार हमले कर चुका है। इसी बलूचिस्तान के इलाके में वो कई बार आतंकवादी हमलों को अंजाम दे चुका है। यह तहरीक ए जिहाद तहरीक ए तालिबान से ही अलग हुआ एक हिस्सा माना जाता है। मौलाना अब्दुल्लाह यागिस्तान इस ग्रुप का लीडर माना जाता है। तो तहरीक ए तालिबान से ही अलग हुआ तहरीक ए जिहाद, यह आतंकवादी संगठन जिसने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इलाकों में आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। इस संगठन ने पाकिस्तान की सेना के नाक में दम कर दिया है। कभी बीच चौराहे पर हमला करता है तो कभी आर्मी हेडक्वार्टर में घुसकर। अपने गठन के बाद अब तक टीजेपी पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर चुका है। ये संगठन चमन, बोलान, स्वात के क्षेत्र कबल में कई हत्याओं को अंजाम दे चुका है। टीजेपी के आतंकवादियों के टारगेट पर सीधा पाकिस्तान के सुरक्षा बल होते हैं, क्योंकि इन आतंकवादियों का मकसद तुरंत कुछ हासिल करना नहीं होता, बल्कि ये पाकिस्तान में पूर्ण रूप से शरिया शासन के लिए खुद को जिहादी बताते हैं। टीजेपी का गठन पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद छेड़ने के लिए किया गया था, जिसका उद्देश्य देश को एक इस्लामिक राज्य में बदलना है। कहा जाता है कि इसका संबंध तहरीक तालिबान पाकिस्तान या अल कायदा आदि से भी हो सकता है। टीजेपी अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा बनाए गए शरिया कानून का समर्थन करता है। इस समूह का मानना है कि सशस्त्र जिहाद के अलावा पाकिस्तान में इस्लामी व्यवस्था लागू करना संभव नहीं है। अफगानिस्तान की तालिबानी सत्ता डोरांड लाइन पर पाकिस्तान को चुनौती दे रही है। पाक अफगान बॉर्डर पर आतंकवाद का नया अड्डा बन गया है। इसका जवाब सिर्फ एक लाइन में है कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद की पाठशाला चलाता है। अफगानिस्तान में फल फूल रहे तालिबानी आतंकी कैंपों को पाकिस्तान ने ही सींचा है। उनमें से कई की ट्रेनिंग खुद पाकिस्तान में ही हुई है, लेकिन अब यही तालिबानी आतंकी संगठन पाकिस्तान के लिए खतरा बन गए हैं। पाकिस्तान जो दूसरों के लिए षड्यंत्र रचता है, खुद पाकिस्तान में क्या हुआ है वो आंकड़े बयां कर रहे हैं। सेंटर फॉर रिसर्च स्टडीज यानी CRSS के मुताबिक 2023 के पहले 9 महीनों में कम से कम 386 सुरक्षा कर्मियों की मौत आतंकवादी हमले में हो जाती है। इसके आगे सितंबर से लेकर नवंबर तक कम से कम 190 आतंकवादी हमले पाकिस्तान में हो चुके हैं और इन हमलों में करीब 445 लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है और करीब 440 लोग हैं जो इन आतंकवादी हमलों में जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान और आतंकवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पाकिस्तान में अब तक ऐसी कोई हुकूमत नहीं आई जिसने पाकिस्तान के आतंकवादियों को गर्दन से घसीटकर जेल में डाला हो। पाकिस्तान इन आतंकवादियों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है, अफगानिस्तान के खिलाफ करता है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद आतंकवादियों का जो रुख पाकिस्तान से अफगानिस्तान की ओर था, अब अफगानिस्तान से पाकिस्तान की ओर हो गया, क्योंकि तालिबान का शरिया कानून लागू करने का मकसद अफगानिस्तान में पूरा हो गया। अब पाकिस्तान बचा है जहां आतंकवाद के रास्ते देश की हुकूमत पर कब्जा करने का खेल शुरू हो गया है। तहरीक तालिबान यानी TTP और तहरीक जिहाद यानी TJP के अलावा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA, बलोच नेशनलिस्ट आर्मी BNA, सिंधु देश पीपल्स आर्मी SPA, इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रांत ISKP जैसे आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में एक्टिव हैं, जो कभी फिदायीन हमले करते हैं तो कभी एयरबेस के भीतर घुस जाते हैं। ये आपको भी जरूर जानना चाहिए कि पाकिस्तान तालिबान अफगानिस्तान के तालिबान से कैसे अलग है, लेकिन दोनों का मकसद एक ही है और वो ये कि चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंको, कट्टर इस्लामिक कानून लागू करो। इजराइल के खिलाफ जंग में एक नए किरदार की एंट्री हो गई है और वो है पुतिन।
अमेरिका का दावा है कि पुतिन की प्राइवेट आर्मी और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच बहुत बड़ी डील थी। इस डील के बाद इजराइल की मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ने वाली है। अमेरिकी खुफिया विभाग ने यह भी दावा किया है कि पुतिन की यही प्राइवेट आर्मी हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ नया मोर्चा खोल सकती है। इन तस्वीरों को पूरा मिडिल ईस्ट क्यों देख रहा है? इन तस्वीरों को इजराइल के घर घर में क्यों देखा जा रहा है? ये तस्वीरें यूरोप के चप्पे चप्पे में क्यों ट्रेंड कर रही हैं? अमेरिका की मीडिया में ये वीडियो क्यों सुर्खियों में है? लीबिया में ये वीडियो हर एक शख्स के मोबाइल फोन में कैसे पहुंच गया है? यमन में गली मोहल्लों में ये वीडियो क्यों वायरल है? सीरिया में इस वीडियो ने क्यों सनसनी मचा रखी है? लेबनान के चौक पर इस वीडियो की चर्चा है। अमेरिका के खुफिया विभाग के दावे की माने तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का क्रेमलिन से एक संदेश सीरिया में मौजूद वैगनर ग्रुप के कैंप ऑफिस में आता है। फिर सीरिया से वो मैसेज लेबनान में हिजबुल्लाह को दिया जाता है और इसके खुलासे के बाद अमेरिका समेत इजराइल के सभी मददगार देशों में हलचल बढ़ जाती है। अमेरिका के खुफिया विभाग का कहना है कि पुतिन की प्राइवेट आर्मी हिजबुल्लाह के साथ मिलकर गाजा इजराइल युद्ध में शामिल हो सकती है। रूस के वैगनर ग्रुप के लड़ाके हिजबुल्लाह के साथ मिलकर गाजा युद्ध में दूसरा मोर्चा खोलने में मदद कर सकते हैं। अगर रूस के वैगनर ग्रुप ने हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी तो मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध में खूनी बवंडर आ जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या वैगनर ग्रुप जंग लेबनान में लड़ने आ रहा है या फिर वैगनर ग्रुप हिजबुल्लाह को हथियार देने वाला है? सवाल है, क्या अमेरिका ने वैगनर ग्रुप के सबसे ताजा मूवमेंट के संकेत दिए हैं? क्या वैगनर ग्रुप का दस्ता लेबनान इजराइल बॉर्डर की ओर बढ़ चला है? क्या वैगनर ग्रुप हमास के बदले इजराइल से बदला लेने के लिए अड़ गया है? अगर वैगनर हिजबुल्लाह के साथ आया तो ये पुतिन के ऑर्डर के बिना मुमकिन नहीं है। अगर रूस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया तो तीसरे विश्व युद्ध का खतरा पूरी दुनिया पर मंडराने लगेगा। क्योंकि तब वो युद्ध इजराइल हमास से आगे बढ़कर रूस और अमेरिका के बीच शुरू हो जाएगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक बार नहीं कई बार दावा किया है कि रूस में शायद ही ऐसा कुछ होता है जिसके पीछे पुतिन का हाथ ना हो। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि क्या पुतिन ने अपनी प्राइवेट आर्मी को लेबनान कूच करने का फरमान सुना दिया है? वैगनर ग्रुप के लड़ाके पुतिन के वो हंटर्स हैं जिनको रूस के दुश्मन देश जल्लाद करार देते हैं। युद्ध में हर डर्टी ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में इनको महारत हासिल है। इन्हें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अदृश्य सेना कहा जाता है। अमेरिकी खुफिया विभाग ने दावा किया है कि पुतिन की यही प्राइवेट आर्मी हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ नया मोर्चा खोल सकती है। अगर ये दावा सही साबित हुआ तो अब गाजा युद्ध का सबसे खौफनाक चेहरा सामने आने वाला है, क्योंकि मौत बांटने वाली पुतिन की जल्लाद कंपनी इजराइल के खिलाफ जंग में उतर जाएगी। वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के बारे में दावा किया जाता है कि वो मौत बरसाकर हंसते हैं। ये जंग के मैदान में लाशों का ढेर लगा देते हैं और फिर लाशों के बीच झूमते हैं। ये रूस के ऐसे खूंखार लड़ाके हैं जिन्हें दुनिया चलती फिरती किलर मशीन कहती है। इनकी डिक्शनरी में रहम नाम का कोई शब्द ही नहीं है। दावा किया जाता है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान बुचा नरसंहार के साथ साथ खार्किव में भी तबाही मचाने के लिए रूस के खूंखार वैगनर का ही रोल था।
इजरायल हमास युद्ध में इनकी मौजूदगी के 3 मकसद हो सकते हैं। पहला मकसद इजरायल की सेना में दहशत पैदा करना, दूसरा मकसद इजरायल में नरसंहार को अंजाम देना, तीसरा और सबसे अहम मकसद इजरायल को हराकर अमेरिका को मिडिल ईस्ट में मात देना। लेकिन अभी अमेरिका की खुफिया एजेंसी की तरफ से जो दावा किया गया है, उसके मुताबिक वैगनर ग्रुप हिजबुल्लाह को एयर डिफेंस सिस्टम देने का प्लान बना रहा है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप हिजबुल्लाह को SA-22 एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी में है। रूस के SA-22 को पंसीर एयर डिफेंस मिसाइल के नाम से जाना जाता है। पंसीर एयर डिफेंस यूक्रेन युद्ध में अपनी विनाश लीला दिखा चुका है। वैगनर ग्रुप बड़ी तादाद में सीरिया में मौजूद है। वैगनर ग्रुप ने अपने एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार सीरिया में जमा कर रखे हैं। दावे के मुताबिक वैगनर ग्रुप पंसीर एयर डिफेंस मिसाइल सीरिया से लेबनान भेज सकता है। इस सिस्टम के जरिए न केवल जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल, बल्कि जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल भी दागी जा सकती है। यानी हेलीकॉप्टर और टैंक दोनों को तबाह किया जा सकता है। बताया गया कि इसका रेडार इतना ताकतवर है कि दूर से ही दुश्मन के हमले को भांपकर उसे नेस्तो नाबूद कर देता है। ये डिफेंस सिस्टम देखने में छोटा जरूर है, लेकिन दुश्मन के विमान हो, ड्रोन हो या फिर मिसाइलें, इसके सटीक निशाने से कोई बच नहीं पाता। पंसीर एयर डिफेंस सिस्टम 30x30 साइज के ड्रोन को गिराने के साथ साथ आसमान में क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों, हेलीकॉप्टरों, लड़ाकू विमानों और MLRS को भी तबाह कर सकता है। पंसीर एयर डिफेंस थर्मल इमेजर से भी लैस है, ताकि एंटी एयरक्राफ्ट गनर टारगेट से जुड़े विस्फोटकों का भी अंदाजा लगा सके। पंसीर एयर डिफेंस एक साथ 10 से भी ज्यादा टारगेट का पता लगा सकता है। पंसीर एयर डिफेंस 2 एंटी एयरक्राफ्ट तोपों से लैस है, जिनमें अधिकतम 5000 राउंड प्रति मिनट गोले बरसाने की ताकत है। इसमें जमीन से हवा में मार करने वाली 12 मिसाइलें भी हैं। हालांकि अमेरिका ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि पंसीर एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह को भेज दिया गया है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों का कहना है कि वो वैगनर और हिजबुल्लाह के बीच चल रही गुपचुप डील की निगरानी कर रहे हैं। विदेशी मीडिया का दावा है कि पुतिन वैगनर ग्रुप में नई जान फूंकने में लगे हैं। अलग अलग देशों में मौजूद वैगनर फोर्स को नए तेवर और नए कलेवर देने में लगे हैं। बेलारूस में वैगनर ग्रुप के 5000 लड़ाके हैं। वैगनर ग्रुप के लड़ाके सीरिया में मौजूद हैं। लीबिया में बरसों से वैगनर लड़ाकों का जमावड़ा है। पश्चिमी अफ्रीका के माली में 1000 वैगनर लड़ाके तैनात हैं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में भी 1000 वैगनर लड़ाके मौजूद हैं। सूडान में वैगनर ग्रुप के लड़ाके सेना को ट्रेनिंग देने में लगे हैं। वहीं रूस में वैगनर ग्रुप का बहुत बड़ा कैंप है, ट्रेनिंग सेंटर है। वैगनर ग्रुप को रूस की सेना ने ही तैयार किया है। इस ग्रुप को बनाने का मकसद सिर्फ एक है, व्लादिमीर पुतिन के ऑर्डर को जमीन पर लागू करना, फिर चाहे उसके लिए लोगों का खून ही क्यों ना बहाना पड़े। वैगनर ग्रुप पूरी तरह से रूस की सरकार के इशारों पर चलता है। इस ग्रुप के ज्यादातर लड़ाके रूस की सेना से रिटायर हो चुके फौजी ही हैं। वैगनर ग्रुप का सबसे बड़ा बेस या कहें कि ट्रेनिंग सेंटर पश्चिम रूस के मॉकिन में है। मॉकिन में रूस का मिलिट्री बेस है और उसके काफी करीब वैगनर बेस है। रूस का मॉकिन क्राइमिया से भी नजदीक है और यूक्रेन से भी। पुतिन की प्राइवेट सेना खूंखार सैनिकों की एक ऐसी फौज है जो नियम कायदे नहीं बल्कि सिर्फ पैसे की भाषा समझती है। एक अनुमान के मुताबिक रूस का किराए का एक सैनिक 3 महीने में लगभग 10 लाख रूसी रूबल कमा लेता है, मतलब भारतीय रुपयों में 11.5 लाख से भी अधिक। पुतिन की प्राइवेट सेना उनके इशारों पर कई देशों में अंडरकवर एजेंट के तौर पर काम करती है, लेकिन रूस इससे पल्ला झाड़ता रहा है। वो अपनी प्राइवेट सेना के वजूद को ही नहीं मानता, लेकिन यूरोपियन यूनियन रूस की प्राइवेट सेना वैगनर ग्रुप पर प्रतिबंध लगा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र और फ्रांस भी वैगनर ग्रुप पर हिंसा के आरोप लगाते रहे हैं। वजह है वैगनर ग्रुप का इंटरनेशनल धंधा। पुतिन की प्राइवेट आर्मी की सेवा यूं ही नहीं मिलती, इसके लिए मोटी रकम चुकानी पड़ती है।
वैगनर ग्रुप के सैनिक फिलहाल मध्य अफ्रीकी देश CAR यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में मोर्चा संभाले हुए हैं। हाल ही में हुई एक जांच में यह सामने आया था कि रूस ने अपने पड़ोसी बेलारूस में 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी वैगनर ग्रुप के 200 से ज्यादा प्राइवेट सैनिक भेजे थे। इतना ही नहीं, रूस ने सीरिया में भी किराए के इन सैनिकों को छोड़े हुए हैं। वैगनर ग्रुप जिस भी देश में जाता है अपने काम के लिए तगड़े पैसे वसूल करता है। दावा तो यहां तक है कि रूस के इन किराए के सैनिकों ने IS के आतंकियों से सीरिया के गैस और तेल के कुएं से कब्जा छुड़ाने की एवज में तेल के कुछ कुएं ही रख लिए थे। पुतिन की प्राइवेट आर्मी को लेकर ब्रिटेन के डिफेंस इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि पुतिन की प्राइवेट आर्मी के नाम से मशहूर वैगनर ग्रुप अवैध संस्था है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने खुफिया अपडेट में दावा किया है कि वैगनर ग्रुप ने खुद को मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के तौर पर रजिस्टर करवा रखा है, लेकिन काम मौत बांटने का करता है। यूरोपीय संघ ने वैगनर ग्रुप पर प्रतिबंध लगा रखा है। यूरोपीय यूनियन का दावा है कि वैगनर ग्रुप प्राइवेट सैन्य कर्मचारियों की भर्तियां करता है, उन्हें प्रशिक्षित करता है, प्राइवेट मिलिट्री एक्शन के लिए दुनिया भर के विवादित क्षेत्रों में भेजता है ताकि हिंसा को बढ़ाया जा सके, प्राकृतिक संसाधनों की लूट की जा सके और नागरिकों से अपनी बात को मनवाया जा सके। इसके लिए ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का भी उल्लंघन करते हैं। अमेरिका की हालिया खुफिया रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि हिजबुल्लाह और वैगनर के कुछ लड़ाके अभी सीरिया में तैनात हैं। ऐसे में सीरिया से जल्द ही पंजसीर एयर डिफेंस की डिलीवरी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आशंका इस बात की भी है कि गाजा में इजरायल के हवाई हमलों के खिलाफ लड़ने में वैगनर का एयर डिफेंस सिस्टम लेबनान से गाजा ले जाया जा सकता है। लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह चैलेंज कर रहे थे कि गाजा को कोई जीत नहीं सकता है। लेकिन आज देखिए, इजरायली सेना ने ऐलान कर दिया है कि उसकी सेना ने गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया है ताकि हमास के लड़ाकों का पूरी तरह से सफाया किया जा सके। खबर तो यहाँ तक आ रही है कि इजरायली सेना ने अस्पताल में छिपे बैठे हमास के कमांडरों पर सीधा हमला किया था। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो मुस्लिम मुल्क क्या कर रहे हैं जो हमास का जंग में साथ देने का दावा कर रहे थे? क्या अकेले इजरायल ने अपने दम पर मुस्लिम मुल्कों के पसीने छुड़ा दिए? हिस्सों में फाड़ दिया गाजा। या अल्लाह, या अल्लाह। ईरान, सीरिया, लेबनान, तुर्की, ईराक, जॉर्डन और मिस्र, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि महज 30 दिन की जंग में इजरायल गाजा पट्टी को फाड़कर 2 हिस्सों में बांट देगा। इजरायल की IDF के सैनिक भूखे शेरों की तरह हमास के लड़ाकों का शिकार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के दावों के मुताबिक IDF के सैनिक उत्तरी गाजा में बेहद अंदरूनी हिस्सों में पहुंच चुके हैं, जहां वो हमास के लड़ाकों को सुरंगों और इमारतों में ढूंढ कर मार रहे हैं। हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि कैसे हमास के लड़ाके अपनी ही सुरंगों में जिंदा दफन हो रहे हैं।
हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे हमास के लड़ाके आखिरी जंग के लिए सुरंगों से निकलकर इजरायली सेना पर क्रूर हमले कर रहे हैं। और आईडीएफ को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह लंदन से लेकर वॉशिंगटन तक तबाही मचाने का ऐलान कर रहा है। कुल अल-इहतिमालात फी जबहतिना अल-लुबनानिया मफ्तूहा। हांफने लगा हमास, हकलाने लगा हिजबुल्लाह। सात अक्टूबर से अब तक गाजा पट्टी में 720 घंटे की जंग हो चुकी है। हमास ने जमीन के ऊपर और सुरंगों के अंदर से इजरायली सेना पर पूरी ताकत से हमला किया है, लेकिन इसके बावजूद 29 अक्टूबर से शुरू हुए दूसरे चरण के हमले में इजरायल की आईडीएफ ने गाजा में हमास को रौंद कर रख दिया है। कल्पना से भी ज्यादा भीषण हवाई हमलों ने उत्तरी गाजा के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। लगभग 30 दिन की जंग में गाजा पट्टी में 35,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं, जबकि उत्तरी गाजा में मौजूद 35 में से 19 हॉस्पिटल्स को इजरायली सेना ने तबाह करके रख दिया है। इजरायल का दावा है कि मस्जिद, अस्पताल, स्कूल और रिहायशी इमारतों के नीचे हमास ने कमांड सेंटर बना रखे हैं, जिसकी वजह से हमास के साथ साथ फिलिस्तीनी भी मारे जा रहे हैं। अब खबर ये आ रही है कि गाजा में इजरायली सेना ने इस तरह से हमला किया है कि हमास के लड़ाके बुरी तरह से घिर गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक गाजा में 3000 से ज्यादा हमास लड़ाके मारे जा चुके हैं, जबकि 35 से ज्यादा हमास कमांडर मारे जा चुके हैं, जिसमें से 10 से ज्यादा हमास के टॉप कमांडर थे। 1300 से ज्यादा सुरंगों से भरी पड़ी गाजा पट्टी को इजरायली सेना ने तबाह करके रख दिया है। खबर आ रही है कि हमास की 300 से ज्यादा सुरंगों को उत्तरी गाजा में तबाह कर दिया गया है। 30 दिन की जंग के बाद इजरायली सेना ने कहा है कि गाजा अब 2 हिस्सों में बंट गया है। दक्षिणी गाजा में इजरायली सेना मानवीय सहायता पहुंचवा रही है। वहां अगर कोई हमास लड़ाका पहुंच रहा है तो उसे मार गिराया जा रहा है, जबकि वहीं उत्तरी गाजा में जंग तेज हो चुकी है, जहां से फिलिस्तीनियों को तुरंत उत्तरी गाजा खाली करने की चेतावनी देते हुए उत्तरी गाजा खाली करवाया जा रहा है। इजरायल के पूर्व पीएम एहुद बराक ने दावा किया है कि अब इजरायल अगले 10 से 20 साल तक गाजा पर कब्जा रखेगा। गाजा को 2 हिस्सों में बांटने से अब इजरायली सेना उत्तरी गाजा से हमास के लड़ाकों और समर्थकों का पूरी तरह से सफाया कर रही है। उत्तरी गाजा के इन तस्वीरों को गौर से देखिए। इजरायली सैनिक उत्तरी गाजा में लगभग 10 से 15 किलोमीटर अंदर घुस चुके हैं। यहां पर आईडीएफ और हमास के लड़ाकों के बीच भीषण जंग हो रही है। इजरायल के 24 से ज्यादा सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं। 6 से ज्यादा इजरायली टैंकों को तबाह करने का दावा हमास के कमांडर और लड़ाके कर रहे हैं। हमास का चीफ हानिया और हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह डंके की चोट पर कह रहे हैं कि इजरायल किसी भी कीमत पर हमास को हरा नहीं पाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि जहां हमास के 3000 लड़ाके मारे जा चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के 60 के करीब कमांडर और लड़ाकों को मारने का दावा इजरायल कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद हमास को लगता है कि वो सुरंगों के दम पर इजरायली सेना को गाजा में पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर देगा। देखिए हमास का नेता और कमांडर अली बराका क्या दावा कर रहा है। लेबनान की राजधानी बेरूत में मौजूद हमास नेता अली बराका ने इजरायली सेना को खुला चैलेंज दिया है। कमांडर अली बराका ने दावा किया है कि हमास ने अपनी सैन्य क्षमताओं, विशेषकर अपनी मिसाइलों में सुधार किया है।
अली बराका ने दावा किया है कि 2008 के गाजा युद्ध में हमास के रॉकेटों की अधिकतम सीमा 40 किलोमीटर थी, लेकिन 2023 के संघर्ष तक यह बढ़कर 230 किलोमीटर हो गई थी। बराका ने रॉयटर्स को बताया, हर युद्ध में हम कुछ नया करके इजरायलियों को आश्चर्यचकित कर रहे हैं और अब गाजा इजरायली सेना का कब्रिस्तान बनना शुरू हो चुका है। अली बराका का दावा है कि हमास के 40,000 लड़ाके सुरंगों में घातक हथियारों के साथ आईडीएफ पर हमला करने में लगे हैं। बराका ने तो यहाँ तक दावा किया है कि सैकड़ों किलोमीटर लंबी और 80 मीटर तक गहरी सुरंगों के विशाल जाल में इजरायली सेना फंस चुकी है। गाजा के कुछ निवासियों और वीडियो के मुताबिक गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों को इजरायली टैंकों पर गोलीबारी करने के लिए सुरंगों से निकलते और फिर वापस नेटवर्क में गायब होते देखा गया है। हमास को भरोसा है कि उसके हजारों लड़ाके फिलिस्तीनी इलाके के नीचे खोदी हुई सुरंगों के शहर में महीनों तक जीवित रह सकते हैं और शहरी गुरिल्ला वॉर रणनीति से इजरायली बलों के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। القلق من إمكانية أن تذهب هذه الجبهة إلى تصعيد إضافي أو إلى حرب كاملة، أو القلق من أن تتدحرج هذه الجبهة إلى حرب واسعة، وهذا احتمال واقعي ويمكن أن يحصل، وعلى العدو أن يحسب له كل حساب، وهو يحسب له كل حساب. هم عبروا عن ذلك وتحدثوا عن ذلك. नरक बना गाजा, खून में डूब गया हमास। इधर इजरायल ने गाजा पट्टी में भीषण हमले किए हैं, जिसमें से एक हमला अल शिफा अस्पताल पर हुआ है। आईडीएफ ने दावा किया है कि अल शिफा अस्पताल के बाहर जिस एम्बुलेंस से मरीजों को मिस्र ले जाने का दावा किया जा रहा है, उस एम्बुलेंस में हमास के लड़ाके और कमांडर मौजूद थे, जो अल शिफा अस्पताल की एम्बुलेंस से मिस्र भाग रहे थे। लेकिन हॉस्पिटल में मौजूद इजरायल के एजेंटों ने आखिरी वक्त में खबर दी कि एम्बुलेंस में मरीज नहीं, हमास के लड़ाके हैं, जिसके बाद इजरायल ने अल शिफा अस्पताल पर हमला करके एम्बुलेंस में मौजूद हमास लड़ाकों को मार डाला। अमेरिकन मीडिया के दावों के मुताबिक इस हमले में 3 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए हैं। खबर तो यहाँ तक आ रही है कि इजरायल ने कुल 3 हॉस्पिटल पर हमला किया है, जबकि एक स्कूल के नीचे बने हमास के कमांड सेंटर को इजरायली सेना ने तबाह कर डाला है। हाँफने लगा हमास, हकलाने लगा हिजबुल्लाह। نتمنى من العالم أن يقف معنا، لا نريد سلاح ولا نريد طعام، نريد دواء، نريد لمصابينا، نريد أن نسمع أبنائنا، نريد أن اللجان يقفوا معنا. أين الدول العربية؟ أين المسلمين؟ كله نايم على الفاضي. गाजा जल रहा है, इंच दर इंच इजरायली सेना बारूद बिछा रही है। धमाके पर धमाके हो रहे हैं, लेकिन हमास को इसकी कोई फिक्र नहीं है कि गाजा के आम आदमी की जान जा रही है। हमास ने इजराइल को अंजाम भुगतने की बहुत बड़ी धमकी दे दी है। हमास ने ऐलान किया है कि वो फिर 7 अक्टूबर की तरह इजराइल पर क्रूर हमले करेगा। क्रूर हमले करेगा, कत्लेआम करेगा, इजराइल को खून से रंग देगा। हमास किस लेवल पर इजराइल से जंग लड़ रहा है, ये वीडियो इसकी प्रामाणिकता साबित करता है। ये गाजा में इजराइल कैंप पर हमले का वीडियो है। सटीक निशाना लगाकर हमास के लड़ाके इजरायली डिफेंस फोर्स के जवानों को दफन कर रहे हैं, जिन्हें हमास के कमजोर पड़ जाने की आशंका थी। ये वीडियो उस आशंका को समाप्त कर रहा है। हमास फुल ऑन युद्ध लड़ रहा है, उसके कमांडर मारे जा रहे हैं, लेकिन इजराइल के हमले का जवाब देने से हमास नहीं चूक रहा। हमास के 30 से 40 हजार के बीच लड़ाके इजराइल की सेना को गाजा पर कब्जे से रोक पाने में अब तक कामयाब रहे हैं, जबकि युद्ध को 25 दिनों से ज्यादा का वक्त होने लगा है। सिर्फ 40 से 45 किलोमीटर लंबी और 6 से 12 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी के हमास लड़ाके अब भी आजाद हैं। इजराइल की तलवार उनसे अब भी दूर है। सवाल है, आखिर क्यों? क्या हमास के हमले ने इजराइल को रोक रखा है? हमास ने क्या कहा? हमास का नेक्स्ट प्लान क्या है?
हमास फिर करेगा 7 अक्टूबर जैसा क्रूर हमला। हमास ने कहा इजराइल का अस्तित्व कबूल नहीं। हमास का ये लेटेस्ट वर्जन है कि गाजा के जलने की उसे फिक्र नहीं, फिलिस्तीन के जल जाने की भी उसे चिंता नहीं। हमास 7 अक्टूबर की तरह मौका मिलते ही इजराइल पर हमला करेगा। गाजा की तरह इजराइल में फिर कत्ल होंगे, लाशें बिछेंगी, मासूम मारे जाएंगे। हमास ने जो कहा है वो युद्ध के बीच अमन की अपील करने वालों को तमाचा है। शांति की बात करने वाली दुनिया को हमास ने जोर का झटका दिया है। हमास ने खुद उस शांति की चिता जला दी है। हमास के प्रतिनिधि गाजी हमद ने 7 अक्टूबर जैसा भयावह हमला दोहराने की धमकी दी है। गाजी हमद ने कहा है कि इजराइल का अस्तित्व अरब और इस्लामिक देशों की सुरक्षा, सेना और राजनीति के लिए तबाही जैसा है। हमें ये कहने में कोई शर्म नहीं है। इस जंग की कीमत हमें भी चुकानी होगी और हम इसके लिए तैयार हैं। फिलिस्तीन को शहीदों का देश कहा जाता है और हमें शहीदों का बलिदान देने पर गर्व है। अपनी जमीन को पाने के लिए हम 7 अक्टूबर जैसा हमला एक बार नहीं कई बार करेंगे। इजराइल एक ऐसा देश है जिसका फिलिस्तीन की भूमि पर कोई स्थान नहीं है। इसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए। हमास का अतिवादी रुख फिलिस्तीनियों की समस्या कम करने वाला नहीं बल्कि बढ़ाने वाला है। दरअसल हमास इजराइल के वजूद को ही नहीं स्वीकार करता। ऐसे में शांति की बात बेमानी हो जाती है। दूसरी तरफ इजराइल लगातार गाजा पर यह कहते हुए हमला कर रहा है कि उसे अपनी सुरक्षा करने का पूरा हक है, और दूसरी तरफ से हमास का यह कहना कि वो 7 अक्टूबर की तरह दूसरा बड़ा हमला भी कर सकता है। तो ऐसे में पूरे इलाके में शांति असंभव दिखती है। हमास का ये अतिवाद ही उसे दुनिया की नजर में खूंखार बनाता है। जो लोग गाजा में हमलों में मारे जा रहे मासूमों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन्हें भी ये बात नहीं पचेगी कि इजराइल का समूल नाश हो जाए। हमास मानता है कि इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए, तो इजराइल को भी हक है कि वो अपने वजूद की रक्षा करे। अंजाम जो होना है वो अभी हो रहा है। पूरी गाजा पट्टी इस वक्त मौत की धधकती भट्टी में तब्दील हो गई है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने की रेस में शामिल निक्की हेली ने कहा, आतंकी खुद बता रहे हैं कि वो क्या हैं और क्या करना चाहते हैं। इसी वजह से जंग में तब तक सीजफायर नहीं हो सकता जब तक हमास का खात्मा न हो जाए। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने रिपोस्ट किया, जब हमास इजराइल को मिटाने में लगा हुआ है तो शांति कैसे हो सकती है। हमास के अधिकारी 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा करने की बात कर रहे हैं। हमास इजराइल के बीच खूनी संघर्ष की संपूर्ण गाथा सालों और दशकों पुरानी है। इजराइल अरब देशों के बीच बसा वो देश है जो यहूदी बहुल है। इजराइल दुनिया में यहूदियों का एकमात्र देश है, लेकिन इजराइल की स्थापना के साथ ही अब तक किसी भी अरब देश ने इजराइल को बतौर देश मान्यता नहीं दी। अरब देश हमास के साथ खुलकर खड़े हैं और इजराइल हमास को आतंकी संगठन करार देते हुए उसे मिटा देने पर तुला है। हमास खुद को इजराइल के खिलाफ अरब देशों का अलमबरदार मानता है। हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अल-अक्सा फ्लड नाम दिया है। इजरायली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल-अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंके थे। अल-अक्सा मस्जिद की देखरेख की जिम्मेदारी जॉर्डन के पास है। इस मस्जिद को मुसलमानों का तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। इजराइल पर हमले की शुरुआत के वक्त हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दईफ ने जो कहा था उसे फिर से जरूर सुनना और समझना चाहिए।
7 अक्टूबर का हमला यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। ये कार्रवाई उन अरब देशों को हमारा जवाब है जो इजराइल के साथ करीबी बढ़ा रहे हैं। हमास का इजराइल पर 7 अक्टूबर का हमला भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि इजराइल और सऊदी अरब के बीच दोस्ती होती है। सऊदी अरब इजराइल को मान्यता देता है तो बाकी अरब देशों के लिए मुश्किल हो जाएगी। ईरान, कतर, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और तुर्की जैसे देश इजराइल और सऊदी अरब के बीच किसी भी तरह के संबंधों के खिलाफ खड़े हैं। इजराइल के साथ हमास को दुश्मनी भारी पड़ रही है, लेकिन फिर भी हमास मान नहीं रहा है। हमास को अपने जिन हमदर्द देशों से मदद मिलने की उम्मीद थी, वो उम्मीद भी गाजा के आसमान में धुआं हो गई। फिर भी हमास 7 अक्टूबर जैसा क्रूर हमला इजराइल पर करने की धमकी दे रहा है। ये बात दो टूक साफ है कि हमास जितना दम है विरोध कर ले, लेकिन इजराइल हमास के खात्मे तक रुकने वाला नहीं है।